मुश्किल ये नहीं है कि दरअसल लिखना पड़े कि डरना मना है, मुश्किल ये है कि ये शब्द भी क्यों कहना पड़े कि डरना मना है। उस लाइन पे दोबारा आए, लेकिन इस देश के भीतर की परिस्थितियों को समझ लीजिए। बड़ी लंबी बहस हुई, साहित्यकारों ने सम्मान क्यों लौटा दिया, कलाकारों ने सम्मान क्यों लौटा दिया। असहिष्णुता तो है नहीं, देश तो सहिष्णु है, लेकिन सवाल देश का नहीं है, सवाल उस माहौल का क्यों बनते चला जा रहा है कि इन सब के बीच पहली बार महाराष्ट्र से खबर आई, किसान कह रहा है आपने हमें सम्मान दिया, हम लौटा रहे हैं। असहिष्णुता के मसले पर अवार्ड वापस करने का विरोध जताने वालों में फिल्मकार, साहित्यकार, नाटककार, वैज्ञानिक और चित्रकार वगैरह सब थे। लेकिन जमीन से जुड़े असल मुद्दों पर अवार्ड वापस शायद पहली बार किसानों ने किया। जी, 2 किसानों ने। 70 बरस के मोरेश्वर झाड़े और 50 बरस के हेमंत शेंडे ने महाराष्ट्र में किसानों की बढ़ती खुदकुशी और खुदकुशी रोकने में सरकार की विफलता के विरोध में किसानी के क्षेत्र में जीते अपने 2 बड़े सम्मान शेती निष्ठा और कृषि भूषण को वापस करने का ऐलान कर दिया। खर्चा बढ़ने के बाद में शेतकरी ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, सरकार भाव नहीं दे रही है और इतना करने के बाद में शेतकरी के पास में उनके बच्चे के पढ़ाने के पैसा नहीं है। उससे गवर्नमेंट को कुछ उनको सोचने को मिलेगा और किसान, सभी जो भारत के जो किसान लोग हैं उनकी हालत सुधरने में कुछ तो भी सहायता हो सकती है। ये पहली बार है कि किसान ही किसान के दर्द से इस तरह जुड़ गया जहां उसे लगा सम्मान वो घर में रख नहीं सकता और सरकार से टूटते भरोसे के बीच उसे कोई रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसलिए अब सवाल यह भी है कि अभी किसान अवार्ड वापसी की राह पर निकल रहा है तो अगला कदम होगा क्या, क्योंकि मुश्किल तो यह है कि खुदकुशी के आगे कुछ होता नहीं और अवार्ड वापसी के बाद खुदकुशी हो नहीं, यह हो नहीं सकता। और सच भी यह है कि महाराष्ट्र में बीते बरस 2200 से ज्यादा किसान और श्रमिकों ने खुदकुशी की, यानी हर 4 घंटे में एक किसान ने जान दे दी। और दिलचस्प है कि तमाम एनजीओ बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 2015 में 2200 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मुंबई हाईकोर्ट में यह बता रही है कि सिर्फ 1000 किसानों ने जान दी। यानी सरकार के लिए आंकड़ा अहम है। वैसे सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का भी नहीं, सवाल है देश के किसानों को लेकर सरकारों की संवेदनशीलता का भी, क्योंकि बुंदेलखंड से लेकर विदर्भ तक किसान कभी सूखे, कभी बारिश और कभी मुआवजा न मिलने की वजह से जान देने को मजबूर है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। स्लो प्रोसेस है, मतलब एक तरीके से स्लो डेथ है। धीरे धीरे मौत की ओर किसान जा रहा है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो समस्या है, उनकी जो परिस्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं। अवार्ड वापसी का मुद्दा मानो भारतीय जनता पार्टी का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। साहित्यिकों के बाद अब किसानों की अवार्ड वापसी महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के लिए नई मुसीबत बन सकती है। यानी किसानों को लेकर सिस्टम काम नहीं कर रहा और सरकारें उदासीन हैं। तो क्या किसानों को ही अलग जगानी पड़ेगी? पहले खुदकुशी और अब सम्मान वापसी। कम से कम इन 2 किसानों ने अवार्ड लौटाकर तो संदेश यही दिया है। पंकज खेलकर और आमिर हक के साथ कमलेश सुतार, आज तक। तो यानी मसला सिर्फ डरने का नहीं है, मसला तो इस बात को लेकर है कि खुदकुशी ना हो, इसके लिए सम्मान लौटाया जा रहा है। त्रासदी हद से ज्यादा है और इन सब के बीच दोबारा लौटिए बॉलीवुड। जरा उस लकीर को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि अगर कलाकार के अपने जज्बातों के साथ राजनीति कुछ घालमेल कर ले तो लगता यही है कि कलाकार किससे बात करे, और अगर राजनीति मुखर हो जाए तो फिर वो कलाकार राजनीति के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं, जिससे लगे कि कुछ कलाकार के बीच लकीर खिंच गई। जटिल है, लेकिन रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। 60-70 के दशक में मनोज कुमार देशभक्ति फिल्मों के असल नायक। मौजूदा दौर में अक्षय कुमार देशभक्ति फिल्मों के नायक बन रहे हैं। 60-70 के दशक में दिलीप कुमार, देवानंद या राज कपूर ने कभी अपनी फिल्मों को बनाते वक्त वैचारिक बंधन महसूस नहीं किया, लेकिन मौजूदा वक्त में देखिए तो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो या फिर करण जौहर अभिव्यक्ति को लेकर बंधन महसूस तो कर रहे हैं, और खास तौर से करण जौहर ने तो खुले तौर पर इजहार भी कर दी। Revealing in today's times can land you in jail. So we're in a tough country to speak about your personal life. I feel really sad about it. तो क्या जो कला पंख फैलाती है और खुले आसमान में अपनी अभिव्यक्ति से रंग भरती है, अगर उसे आजादी महसूस नहीं हो रही
तो क्या इसकी वजह सिर्फ राजनीति है जैसा सरकार कह रही है? कुछ अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों को जो सहिष्णुता और असहिष्णुता है उसके पॉलिटिकली प्रायोजित प्रोपेगेंडे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। या फिर सत्ता ये बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है कि कोई उसके दौर की आलोचना करे, वह भी कलाकार। There is intolerance. There's extreme intolerance. There is. I think there is growing intolerance. I think people just, put words in the air even before thinking. The only advice I can give at 50 to anyone. या फिर कोई कलाकार काम करते हुए इतने पंख फैला ले कि अपनी पत्नी की संवेदनाओं को ही सार्वजनिक मंच पर रख दे, जिससे भद और किसी की नहीं, मौजूदा वक्त में जो सरकार है उसकी होने लगे। For any society, it's very important to have a sense of security. The last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran. तो क्या यह सवाल सत्ता को कटघरे में खड़ा करता है या फिर देश में बन रहे माहौल को लेकर चिंता व्यक्त करता है? क्योंकि इसी सवाल पर अगर सियासत कलाकारों को कटघरे में खड़ा कर चेताने लगे तो फिर मामला कलाकार से कहीं आगे सत्ता तक तो पहुंचता है। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है। जंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग। जाहिर है सत्ता को अगर कलाकारों को खामोश कराने के लिए सार्वजनिक तौर पर सामने आना पड़े तो फिर अगला सवाल बॉलीवुड के भीतर खिंचती लकीरों का भी होगा, क्योंकि ऐसे भी कलाकार हैं जो नहीं मानते कि देश का माहौल खराब है, या फिर जो ये मानते हैं कि जानबूझकर देश के माहौल को खराब किया जा रहा है। ऐसे में संयम बरतना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हमारे यहाँ तो टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है। मैं जब से मतलब इस देश में जब से रहा हूं और जितना मैं जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के अंदर कोई इनटॉलरेंस नाम की कोई चीज है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा कलाकार और सियासत के घालमेल का भी है। मसलन अनुपम खेर शानदार कलाकार हैं, लेकिन जब देश में व्यक्ति की आजादी के सवाल को उठाते हुए सत्ता के साथ वो खड़े हो जाते हैं तो चाहे अनचाहे माहौल का राजनीतिकरण भी होता है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के भीतर एक लकीर भी खिंच जाती है। जब कुछ बुद्धिजीवी अपने किसी काम के लिए ये बोलना शुरू कर दें कि इंडिया इज नॉट टॉलरेंट, तो मेरा हिंदुस्तानी खून खोलता है, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही टॉलरेंस के साथ। तो जाहिर है कला और राजनीति को अलग इसलिए होना चाहिए क्योंकि कलाकार के मन में अगर सवाल है तो समाधान तो राजनीतिक सत्ता को ही करना है। लेकिन राजनीतिक सत्ता अगर खुद को इस खेल में खिलाड़ी मानने लगे तो फिर स्थिति बिगड़ रही है। सहिष्णुता जो चीज हुई वो ये हुई कि अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, समझ और स्वीकार। इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है कि अगर किसी सुरक्षित व्यक्तित्व के अंदर एक असुरक्षित भाव आ जाए तो निश्चित रूप से हम और आप कहीं ना कहीं असहिष्णु साउंड करने लगते हैं, हो भले ही ना, लेकिन असहिष्णुता की ध्वनि हमारे मुंह से निकलने लगती है। ये कल्पना के परे है। जो कह सकते हैं वो कहते हैं, जो परिभाषित कर सकते हैं परिभाषित करते हैं, अपने तरीके से व्याख्या भी करते हैं। लेकिन दोबारा अगर किसानों की परिस्थितियों के बीच लौटिएगा तो कल राहुल गांधी मसलन बुंदेलखंड जाने वाले हैं, वहां पर वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन किसान अपनी बातों को किस रूप में कहे, ना तो वो आमिर खान है, ना करण जौहर है, ना वो अनुपम खेर है, ना ही अक्षय कुमार है। उनकी त्रासदी भी देख लीजिए। अन्ना प्रथा लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या बन गई है बुंदेलखंड में, उसकी एक बानगी इस वक्त हम देख रहे हैं। हमीरपुर और महोबा के बीच का इलाका है जहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में गायें आ गई हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि सभी गांवों के लोग हैं, कोई नहीं चाहता है कि ये जानवरों का झुंड उनके इलाके में रहे। ये बताइए समस्या क्या है, क्या कोई इसका निदान हो पाया है? कुछ नहीं सर, आज तक नहीं हो पाया है सर। अपने खेतों में विवाद होता है सर, और ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ ना हाँक ना, वो कोई कहता है कि हमारी तरफ ना हाँक ना, जो किसी की तरफ हाँक रहे हैं तो सर विवाद होता है, खपरी बांटती है। यहाँ से अगर दूसरे खेत में हाँकता है तो वो वहाँ वापस हाँकता है, अगर फिर यही चलता रहेगा तो झगड़े की स्थिति तो हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, किसी वक्त झगड़ा हो सकता है, हो जाएगा झगड़ा।
देखिए ये समस्या है यहाँ लोगों की कि हजारों की तादाद में ये गायें हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनका कोई मालिक नहीं है, लावारिस छोड़ दी गई हैं, एक खेत से दूसरे खेत, एक गांव से दूसरे खेत, दूसरे गांव जाती रहती हैं। हर जगह फसल का नुकसान होने का खतरा बना रहता है और जाहिर है इसलिए प्रशासन अगर बीच बचाव नहीं करेगा तो पूरी तरह से गाँव के लोगों के ऊपर ये रहता है कि वो किस तरह से इस समस्या से छुटकारा पाएं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आमिर हक, महोबा, आज तक। तो आप सोच रहे होंगे इस देश में किसान क्या, स्थिति तो गाय किस रूप में रखी जाए, भैंस किस रूप में रखी जाए, पशुधन किस रूप में सहेजा जाए, इसका भी संकट है। लेकिन लौटिए दोबारा उन स्थितियों में, किसान खुदकुशी कर ले, कोई गरीब पैसा ना चुका पाए तो पंचायत कहे कि अपनी बीवी को गिरवी रख दीजिए। हालात ये है, रिपोर्ट देखिए। 9 लाख लोक हे महाराष्ट्रामध्ये 12 रुपयाच्या वरती खर्च करू शकत नाही। मग अपयश नाही या सिस्टीमचं, 12 रुपयाच्या वरती। आणि जर एखादा माणूस गुन्हा करत असेल, तो जेलमध्ये जात असेल, तर आम्ही त्याच्यावर 88 रुपये खर्च करतो। तो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी मानते हैं कि राज्य में तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 12 रुपए रोज खर्च नहीं कर सकते और जेल में बंद कैदियों पर सरकार 88 रुपए रोज खर्च करती है। तो क्या जिंदगी से तंगहाल लोग कानून को हाथ में ले लें ताकि जेल में कम से कम 2 जून की रोटी तो मिल सके? यह सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में रोज ही किसान चंद रुपयों की खातिर खुदकुशी कर रहे हैं। और जिस वक्त महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार एक वर्कशॉप में इस बात का जिक्र कर रहे थे, उसी वक्त उन्हीं के गृहनगर चंद्रपुर में एक किसान ने खुदकुशी की। और खुदकुशी इसलिए की क्योंकि चंद्रपुर के वसंत कटारे ने बैंक से 50,000 रुपए कर्ज लिए थे। खेत में पैदावार हुई नहीं तो कर्ज चुकाना नामुमकिन सा हो गया, लिहाजा खुदकुशी के अलावे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। दरअसल सवाल सिर्फ किसान का नहीं, गरीबी का भी है। मसलन परभणी के दीपक और सोनी को ले लें। इनकी कहानी सुनकर एहसास होता है कि गरीब होना अपराध है। गोंधली समाज से ताल्लुक रखने वाले दीपक ने 2 बरस पहले पंचायत से ही 70,000 रुपए कर्ज लिए और दीपक का दावा है कि काफी पैसा देने के बाद भी पंचायत ने ब्याज समेत 7 लाख रुपए की मांग कर दी और यह भी कहा अगर पैसे नहीं तो फिर अपनी पत्नी को ही पंचायत को सौंप दो। अब दीपक सोनी करते तो क्या करते, आखिर में घर छोड़ दिया, यानी परभणी छोड़ दिया और नासिक चले गए। लेकिन 2 बरस बाद भी पंचायत अपने हुक्म पर कायम है और आलम यह कि सोनी की बहन को ससुराल में रहने नहीं दिया जा रहा। जाट पंचायत ने दीपक सोनी के रिश्तेदारों को जात से भी निकाल दिया है। तो क्या कहिएगा, जिंदगी में सांस पर भारी पैसा हो चला है और गरीब सिवाय फरियाद के कुछ कर भी नहीं सकता। नासिक से प्रवीण ठाकरे और चंद्रपुर से विकास राजूकर के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। ये खबर, बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सूटकेस में लाश मिलने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी है, हत्या के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा नहीं हो सका है। What's so good about Netflix? Well, there's a lot to love about Netflix. Arguably, after YouTube, Netflix is perhaps the most well-known